जय हिंद बच्चों। भूगोल विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत, लोग और अर्थव्यवस्था भाग के अध्याय 8 निर्माण उद्योग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी हमने इसी पाठ के किन्हीं प्रमुख उद्योगों का अध्ययन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कृषि आधारित उद्योग में से एक महत्वपूर्ण उद्योग चीनी उद्योग का अध्ययन करेंगे। चीनी उद्योग देश का दूसरा तथा विश्व का पहला महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। भारत विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व के कुल चीनी उत्पादन का 8% उत्पादन भारत करता है। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। जिन उद्योगों का कच्चा माल मौसमी होता है, उन उद्योगों को मौसमी उद्योग कहा जाता है। चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना है, क्योंकि गन्ने से चीनी बनाई जाती है। और हमारे देश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार में गन्ना बड़े पैमाने पर होता है। हमारे यहाँ गन्ने की फसल 2 बार ली जाती है, एक तो अक्टूबर नवंबर और दूसरा फरवरी मार्च। अब गन्ने को तो हम बहुत दिन तक रख नहीं सकते। गन्ने का रस या पेरा, उसे तो हमें 24 घंटे के अंदर ही खर्च करना पड़ता है। अब गन्ने का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा तो उससे शक्कर ही बनाई जाएगी, चीनी बनाई जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ चीनी उद्योग बड़े पैमाने पर विकसित है, क्योंकि गन्ने का उत्पादन भी अधिक होता है। देश में चीनी उद्योग की अवस्थिति। महाराष्ट्र देश में कुल चीनी उत्पादन के 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन करता है। अर्थात देश में चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का स्थान पहला है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है। तमिलनाडु राज्य में कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित होने से चीनी उद्योग का विकास हुआ है। यह भारत में कुल उत्पादन का लगभग 7% चीनी का उत्पादन करता है। कर्नाटक देश का चौथा बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। अब मानचित्र पर चीनी उद्योग के वितरण को देखें। महाराष्ट्र में मनमाड, नासिक, पुणे, अहमदनगर, सांगली, शोलापुर में चीनी उद्योग स्थापित है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, सलेम में चीनी उद्योग स्थापित है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, हैदराबाद में चीनी उद्योग स्थापित है। प्रमुख रूप से देश के जिन स्थानों पर गन्ने का फसल अच्छी होती है, उन्हीं स्थानों पर चीनी उद्योग का विस्तार हुआ है। हमें इन जगहों के नाम और उनका प्रदर्शन मानचित्र पर सीखना होगा, क्योंकि परीक्षा में यह चीज पूछी जा सकती है कि भारत में चीनी उद्योग के वितरण को मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए। अब आता है पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग अर्थात पेट्रोलियम खनिज तेल, जो कि आधुनिक युग का एक बहुत उपयोगी एवं बहुमूल्य खनिज है। यह केवल शक्ति का साधन ही नहीं, अपितु अनेक उद्योगों का आधार है। हमें खनिज तेल जो भूमि से प्राप्त होता है वो अशुद्ध होता है। उसे कारखानों में परिष्कृत किया जाता है। उसके शोधन की प्रक्रिया में उससे हजारों प्रकार के विभिन्न उत्पाद, रासायनिक पदार्थ और गैसें प्राप्त होती हैं। अब खनिज तेल में परिशोधन जो होता है, अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। उन्हें सामूहिक रूप से
पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम पेट्रोलियम का उपयोग उसी रूप में नहीं करते जिससे कि वो प्रकृति से प्राप्त होता है, उसको हम परिष्कृत कर उपयोग करते हैं। उच्च कोटि का जो पेट्रोल है वो वायुयानों और जेट विमानों में उपयोग ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, और उसके बाद दूसरे नंबर का जो पेट्रोल है वो हम अपने वाहनों में करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी का तेल, हालांकि मिट्टी का तेल अब लगभग बंद हो चुका है, मोम, डामर, इस तरीके की पदार्थ भी उससे प्राप्त होते हैं जिनका की उपयोग हम करते हैं। पेट्रो रासायनिक उद्योगों को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पॉलीमर, दूसरा कृत्रिम रेशे, तीसरा इलास्टोमर्स और चौथा पृष्ठ संक्रियक। पॉलीमर में पॉलीथीन, प्लास्टिक, विंडशीटर, इस तरीके के सामान आते हैं। नायलॉन, ये सभी प्लास्टिक से संबंधित हैं जो कि पॉलीमर कहलाते हैं। दूसरा है कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे में नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन, एक्रिलिक, क्रेयॉन, ये सभी जो हैं कृत्रिम रेशों में आते हैं। इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स में रबर का प्रमुख स्थान है और हमारे देश का परिवहन तंत्र रबर पर आधारित है, क्योंकि परिवहन के साधनों में मुख्य सड़क परिवहन जो है का विकास हुआ है, और जितने भी वाहन हैं उनमें जो वाहनों को दौड़ाने के लिए हम रबर के उपयोग करते हैं, रबर के पहियों का, रबर के टायर का। इसलिए हम बड़ी मात्रा में विदेशों से रबर का आयात करते हैं। विशेषकर मलेशिया से हम रबर का बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, चूंकि हमारा परिवहन तंत्र इन्हीं रबर के टायरों पर निर्भर है। अब आता है पृष्ठ संक्रियक। पृष्ठ संक्रियक क्या होता है? आपको स्क्रीन पर कुछ डिटॉल हैंड वॉश या लिक्विड हैंड वॉश, कॉलीन, इस तरीके के जो है सामान आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनका उपयोग हम अपने रोजमर्रा में करते हैं। पृष्ठ संक्रियक से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो पृष्ठ को संक्रमण से मुक्त कराए। पृष्ठ को, किसी भी सतह को संक्रमण से मुक्त रखना ही पृष्ठ संक्रियक का कार्य होता है। हम इन चीजों का जो उपयोग करते हैं वो पृष्ठ संक्रियक वस्तुएं कहलाती हैं, और इनमें कहीं ना कहीं पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है। अब भारत में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र, मुख्य रूप से 2 प्रमुख क्षेत्र हैं भारत में पेट्रोलियम के। एक है मुंबई हाई और दूसरा है असम का डिगबोई क्षेत्र। असम का डिगबोई क्षेत्र पुराना है, बहुत ही पुराना है, और मुंबई हाई जो है उससे मुंबई के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए खनिज तेल की आपूर्ति होती है। अंकलेश्वर में भी खनिज तेल पाया जाता है, कसीन में भी जो है खनिज तेल पाया जाता है, कुछ मात्रा में बाड़मेर बेसिन में भी प्राप्त होता है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है मुंबई हाई या डिगबोई तेल क्षेत्र के लिए, तो आप मानचित्र में उसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आता है सूचना प्रौद्योगिकी। आपकी पुस्तक में ज्ञान आधारित उद्योग दिया हुआ है। ज्ञान आधारित उद्योग के अंतर्गत ही हमें सूचना प्रौद्योगिकी का अध्ययन करना है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं। ज्ञान आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनसे उच्च ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे उद्योगों में सूचना तकनीकी, उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि सम्मिलित किए जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी वह उद्योग है जो कंप्यूटर और सहायक उपकरणों की सहायता से ज्ञान का प्रसार करता है। सूचना तकनीकी या प्रौद्योगिकी शब्द में कंप्यूटर और संचार तकनीकी
तथा संबंधित सॉफ्टवेयर का भी समावेश होता है। हम वर्तमान समय में देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण हो गया। लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, जीवन शैली हमारी बदल गई। न केवल व्यक्ति बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था का भी तेजी से विकास हो गया। कई टेलीफोन आए, कई मोबाइल आए, कई सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जिन्होंने हमारे दैनिक जीवन से लेकर औद्योगिक विकास तक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम देखें तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय जब लॉकडाउन में हम कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस समय भी हमने अपने व्यवसाय से संबंधित सारे कार्य घर से किए। हमने अपनी नौकरी से संबंधित सारे कार्य घर से किए। शिक्षा के क्षेत्र में आपने भी कहीं ना कहीं गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वेबएक्स इन सभी का उपयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया होगा। कहीं पे भी कोई भी कार्य रुका नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विभिन्न व्यवसायों का क्षेत्र हो और चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो। भारत का तंत्र परिवहन से संबंधित है, क्योंकि हमारे उद्योगों का विकास जो है में सड़क परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, चाहे कृषि में हो, चाहे विभिन्न सेवाओं में हो। इन सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही समय, श्रम और धन की बचत होती है। विभिन्न संसाधनों की जानकारी, विभिन्न जो है हम प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी, चक्रवात के संबंध में जानकारी हमें जो है इन्हीं सूचना प्रौद्योगिकी के कारण मिलना आसान हो जाता है। अब जो है हम ये समझें कि ये है क्या, सूचना प्रौद्योगिकी को हम अपने जीवन में उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ग्रामीण भारत में सूचनाओं की पहुंच बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करता है जो दुनिया के हर कोने में पहुंचता है। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग को उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त कर लिया है, जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अब हम सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखेंगे कि किस तरीके से इन तकनीकों का उपयोग करके हम अपने जीवन में जो है समय और श्रम दोनों की ही बचत कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन, कोई भी ऐसी जगह जहां हम जा नहीं सकते, आसानी से वहां पहुंच नहीं सकते, वहां हम रह नहीं सकते या हम उन जगहों को देख नहीं सकते, उन सभी जगह पर हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सारी जानकारी वहां की हम प्राप्त कर सकते हैं और उन सब चीज़ों का उपयोग भी अपने विकास के लिए कर सकते हैं। जैसे हिमालय पर कौन से संसाधन हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी किस जगह से हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं, या उड़ीसा में तूफान आने की संभावना कितनी है, किस गति से तूफान आगे बढ़ रहा है। ये सभी, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन का क्षेत्र हो, आपदाओं के क्षेत्र में हो, देश की सुरक्षा की दृष्टि से हो, हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से इन सभी बातों का पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटा सा उदाहरण रिमोट सेंसिंग का, कि शादियों में ड्रोन का उपयोग किया जाता है। हम ऊपर आसमान में हम देखें कि एक हेलीकॉप्टर जैसा उड़ता दिखाई देता है, वो ऊपर चक्कर काटता रहता है। वास्तव में वह उन सब चीज़ों का निरीक्षण करता है और निरीक्षण करके वह आंकड़े उपलब्ध कराता है। जैसे वह ड्रोन उस शादी में जो काम कर रहा होता है, वैसे ही रिमोट सेंसिंग भी उसी तरीके से हमें विभिन्न जानकारियां या विभिन्न आंकड़े उपलब्ध कराती है। अब आता है जीपीएस। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस 32 सैटेलाइट्स का एक समूह है
जो पृथ्वी के ऊपर 26,600 किलोमीटर, ये ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, कई जगह कुछ और ऊंचाई भी दी रहती है। तो जीपीएस 32 सैटेलाइट्स का समूह है जो पृथ्वी के ऊपर 26,600 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में है। और वहां से ये क्या करता है, ये नंबर और कलर के आधार पर जानकारी देता है और उस कॉम्बिनेशन पर वैज्ञानिक उस संबंधित खोजों को खोज लेते हैं जो उन्हें जानकारी चाहिए होती है। क्योंकि जीपीएस नंबर और कलर पर जानकारी देता है, वह किसी नाम पर जानकारी नहीं देता, और संबंधित वैज्ञानिक उस खोज को खोजने में उसी कॉम्बिनेशन पर जीपीएस से मदद प्राप्त करते हैं। जैसे यदि मान लीजिए हमने अपने दैनिक जीवन के संबंधित कोई सामान मंगाया, तो हम जब फोन कर रहे होते हैं तो एक गोला बनता है, दूसरे व्यक्ति को हमने फोन किया, फिर दूसरा गोला बना, उन दोनों ही गोलों के कटान बिंदु पर एक तीसरा गोला बनता है, जिससे कि हमारे अक्षांश एवं देशांतरीय स्थिति का पता चलता है। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति हमारे घर सामान देने आ जाए। जब चौथा गोला बनता है जो अक्षांश और देशांतर को काटता हुआ यह बताता है कि हम समुद्र सतह से कितने ऊंचाई पर हैं, तब हमारे यहाँ सामान आ पाता है। क्योंकि अक्षांश और देशांतर के आधार पर ही, कटान बिंदु के आधार पर ही सामान नहीं आ सकता। मान लीजिए मानक देशांतर इलाहाबाद से जाता है, गुजरता है, तो वह रांची से भी गुजर रहा है। अब यदि किसी व्यक्ति ने सामान मंगाया तो वो कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि मानक देशांतर कई जगह से गुजर रहा है। तो हमें समुद्र सतह से, समुद्र से हम कितनी ऊंचाई पर हैं, इसके बाद ही जो है आंकड़े उपलब्ध होंगे, तभी हमारे पास सामान आ सकेगा। इस तरीके से जीपीएस जो है सिस्टम काम करता है और हमारे जीवन में हमें सहयोग प्रदान करता है। अब आता है जीआईएस। जीआईएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से क्षेत्र की टारगेट एरिया की मैपिंग की जाती है और इसके बाद प्राप्त डाटा के माध्यम से ऑफिस में बैठे बैठे ही हम उस पूरे क्षेत्र की जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमें किसी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो जीआईएस के माध्यम से हम किसी जगह पर बैठे बैठे ही पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नई तकनीकों का उपयोग होने से कार्य न केवल सरल होता है, वहीं उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम इन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, हम इन सिस्टम्स का उपयोग करके अपना ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में भी, विकास में भी सहयोग प्रदान करते हैं। अभी हम समाचार पत्रों में कई तरह की जानकारियां भी पढ़ते हैं कि हमारे पड़ोसी देश की तरफ से ड्रोन के जरिए ही हथियार जो है भारत में धकेलने की कोशिश की जा रही है और हमारी सुरक्षा कंपनियों के लिए वह एक सिरदर्द बन गया है। ड्रोन के जरिए ही सुरक्षा ठिकानों का भी पता लगा लिया जाता है। तो आज के समय में चाहे वो रिमोट सेंसिंग हो, जीआईएस हो, जीपीएस हो, यह सभी किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं, क्योंकि इसमें हमें कहीं बाहर नहीं निकलना पड़ता। हम किसी एक जगह बैठे ही पूरी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वह सब संभव हुआ है सैटेलाइट्स के जरिए, सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नीति। देश की नई आर्थिक औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई। औद्योगिक नीति के अंतर्गत हमने कई औद्योगिक लक्ष्यों को पूरा किया है और हमारी औद्योगिक नीति में सब अच्छा से ही, औद्योगिक नीति अच्छे से ही देश में उद्योगों की विकास कर रही है। हमारी औद्योगिक नीति में विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 3 चीजों को अपनाया गया है: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
ठीक है। चूंकि हमारे यहाँ उद्योगों की स्थिति तो पहले से बेहतर हो रही है, निरंतर विकास की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ हर साल व्यापार संतुलन घाटे का सौदा सिद्ध होता है। मतलब व्यापार संतुलन जो होता है वो प्रतिकूल व्यापार संतुलन होता है, क्योंकि हम विनिमय नहीं कर पाते, हमें खरीदना पड़ता है। जैसे तो हम पेट्रोलियम का सर्वाधिक आयात करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। देश में जनसंख्या का भी अधिक है, तो कच्चा माल, जूट, चाय और गन्ना में हम सक्षम होने के बावजूद हम बड़ी मात्रा में इन चीजों का निर्यात नहीं कर सकते, क्योंकि इनका उपभोग हमारे देश में ही बड़ी मात्रा में होता है। तो हम आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। हम विनिमय कर नहीं पाते, इसलिए हमें खरीदना पड़ता है, और इसी कारण हमारा व्यापार संतुलन प्रतिकूल व्यापार संतुलन सिद्ध होता है, घाटे का सौदा सिद्ध होता है। और इन्हीं सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा समय पर विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति हेतु योजनाएं बनाई जाती हैं। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण से अर्थ है कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना के संबंध में विभिन्न जो लाइसेंस या और भी दूसरी जो नियम बनाए हैं उनमें उदारता लाना या उनमें ढील देना। यदि नियमों में थोड़ी ढील कर दी जाए तो उद्योगों की प्रोत्साहन की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का उदारीकरण हुआ है। सरकार ने नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए सीधा विदेशी सीधा निवेश घरेलू निवेश के पूरक के रूप में रखा है। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। आपने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व एक कुटुंब के समान है, और हमारा देश जो है इसी धारणा पर आगे बढ़ रहा है। यदि देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन को छोड़कर दुनिया के सभी देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी दुनिया के विभिन्न देशों में भ्रमण करके वहां पे तकनीकी ज्ञान को प्राप्त कर अपने देश में भी उसे जो है एक विकास के माध्यम के रूप में प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए, वहां उन्होंने समुद्र के पानी को जो है ड्यूटेरियम के माध्यम से ऊर्जा का एक नवीनीकृत स्रोत के रूप में देखा, और वो वहां से फिर अपने देश में लेकर आए। इसी तरीके से पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में जो तकनीकें काम कर रही हैं, जिन तकनीकों से काम करके हम अपना विकास कर सकते हैं, वो तकनीकी ज्ञान किसी भी देश के भ्रमण के द्वारा ही संभव है। यदि हम नहीं जाएंगे तो हम किसी दूसरे देश की तकनीकी का फायदा नहीं ले पाएंगे। तो वैश्वीकरण के माध्यम से हम अपने देश के विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हैं या सहयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश तक स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। घरेलू और बाह्य प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार प्रक्रिया के व्यापक उपयोग विदेशी निवेशकों और तकनीकी पूर्तिकारों के साथ प्रभावी संबंध को आसानी से बनाकर वैश्वीकरण को आगे बढ़ाया जा सकता है। वैश्वीकरण के संदर्भ में हम देखें, भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है।
निजीकरण। निजीकरण में हम आप सुनते आते हमने सुना है कि जैसे हमारा बिजली विभाग को का निजीकरण कर दिया गया है, और भी कई विभागों का निजीकरण की बात चलती रहती है, किया गया। और वही निजीकरण से मतलब है कि संबंधित विभाग को किसी एक समूह के हाथ में उसका प्रबंधन सौंप देना, ताकि वह उसमें आसानी से एक उसमें नियम अनुसार नियमों का पालन करते हुए उसके विकास को प्रोत्साहित कर सके। अब आता है भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में आप मानचित्र में देखें, आपको कई औद्योगिक क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर पे मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा बैंगलोर चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा गुजरात औद्योगिक क्षेत्र, चौथा छोटा नागपुर का पठार औद्योगिक क्षेत्र, पांचवा विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, छठवां गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक क्षेत्र, और सातवां उज्जैन तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र। ये सभी हमारे देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। छोटा नागपुर के पठार जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो उसका जो भाग पश्चिम बंगाल में आता है, वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ यह क्षेत्र जो है, ये जहाँ जो हल्दिया लिखा हुआ है मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यह हुगली नदी औद्योगिक प्रदेश कहलाता है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रदेश उत्तर में बांसवेरिया से दक्षिण में बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। कोलकाता हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र है। आपको शायद पता हो कि कोलकाता बंदरगाह हमारे देश में एक ऐसा बंदरगाह है जो कि समुद्र में नहीं स्थित है, बल्कि हुगली नदी पर वो बंदरगाह स्थित है। यहाँ पर रेत और चट्टानों को काटकर नहरों के माध्यम से, नहरों के द्वारा जहाजों को अंदर लाया जाता है। तो हुगली नदी औद्योगिक क्षेत्र में कोलकाता जो है उसने ब्रिटिश पूंजी को भी आकर्षित किया है। इसका इतिहास भी बहुत ही रोचक रहा है। जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण हावड़ा और भाटापारा में है। इन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु सभी कारक यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे बाजार, कच्चा माल, चूंकि छोटा नागपुर के पठार से प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति होती है। जूट यहाँ बड़ी मात्रा में होता है और जूट का हम निर्यात भी करते हैं। फिर आगे देखें हम दिल्ली गुड़गांव मेरठ औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश वर्तमान समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी खास बात यह है कि यह सभी खनिज संसाधनों के क्षेत्रों से दूर स्थित प्रदेश है, फिर भी यहाँ पर बाजार विकसित हुआ है। यहाँ बहुत से छोटे उद्योग भी विकसित हुए हैं जो कि बाजार केंद्रित हैं। इलेक्ट्रॉनिक, हल्के इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी, कृत्रिम रेशे, वस्त्र, होजरी, शक्कर, सीमेंट आदि विभिन्न उद्योग यहाँ विकसित हुए हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग में दिल्ली गुरुग्राम क्षेत्र में एक नई वृद्धि की है। मथुरा तेल परिशोधन कारखाना पेट्रो रासायनिक पदार्थों का संकुल होने से इस क्षेत्र में सहायता मिलती है। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा हैं। अब देखते हैं बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। यह प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्रता से विकसित हुआ है। 1960 तक उद्योग केवल बेंगलुरु में थे, सेलम में थे और मदुराई जिलों तक सीमित थे, लेकिन अब वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल चुके हैं। कोयला क्षेत्र से दूर होने के कारण इस प्रदेश का विकास पायकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर करता है। मशीनी उपकरण, टेलीफोन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ हैं। यहाँ पर टेक्सटाइल, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, चमड़े का सामान आदि बनाया जाता है। चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधन जो है शाला, सेलम में लोहा इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र का विकास हुआ है।
अभ्यास प्रश्न। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। कारण लिखिए। पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है? आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय जगत में वैश्वीकरण की भूमिका लिखिए।